नमस्ते बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में हम भाषा के विषय में जानेंगे। भाषा कई प्रकार की होती है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत आदि। संस्कृत को देवभाषा भी कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाषा क्या है, भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। भाषा ध्वनि चिन्हों के सार्थक समूह से उसकी उत्पत्ति हुई है। जैसे भाषा है क्या, भाषा का अर्थ क्या है, तो भाषा वह चीज़ है या वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव व विचार दूसरों के सामने व्यक्त करता है एवं दूसरों के भाव व विचार समझता है। भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की बताई जाती है। नंबर 1, लिखित भाषा। नंबर 2, मौखिक भाषा। जब हम अपने मन के भाव या विचार दूसरों के सामने लिख करके व्यक्त करते हैं, उसे लिखित भाषा की श्रेणी में रखा जाता है। और जब हम अपने मन के भाव या विचार मुंह से बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। वैसे सामान्य तौर पर भाषा में पुराना प्रचलित रूप तीसरा भी था, जिसे कि हम सांकेतिक भाषा जानते हैं। सांकेतिक भाषा के 2 उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, जिससे आपको भाषा की सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी हो जाए। जैसे यदि ट्रेन आ रही हो, रेलगाड़ी, और उसके आगे कोई दुर्घटना होने वाली हो, पटरी टूटी हुई ऐसा कुछ हो, तो लाल कलर का कपड़ा जो है उसके आगे झंडा लगा दिया जाता था और लोग ड्राइवर ट्रेन का समझ जाता था कि इसके आगे खतरा है, तो वो संकेत के माध्यम से ये समझता था कि यहाँ पर कोई समस्या होने वाली है। दूसरी बात, हमने देखा है या सुना समझा है कि यदि किसी देश का किसी देश से युद्ध हो रहा हो और उसके सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए हों और उसकी डेड बॉडी या शव लेने आना हो, तो सफ़ेद झंडे का प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद झंडा ले करके लोग आते हैं और सैनिक हमारे या दूसरों देशों के जो सैनिक होते हैं वो ले जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि सफ़ेद झंडा शांति का चिन्ह है और ये वो संदेश देना चाहते हैं कि हम युद्ध के लिए नहीं आ रहे हैं, हम शांति के लिए आ रहे हैं, हमारा कोई इरादा गलत नहीं है। या डेली बोलचाल की भाषा में, रोज़ की बोलचाल की भाषा में आपने देखा होगा कि कोई दूर व्यक्ति खड़ा है और उसको हम अपने पास बुलाना है, तो उसको इशारे से हम ऐसे ही हाथ हिलाते हैं और वो समझ जाता है कि ये अमुक व्यक्ति हमको अपने पास बुला रहा है। यदि हम इस तरह हाथ कर देते हैं तो वो समझ जाता है कि ये हमें वापस जाने के लिए कह रहा है। ये हमारी सांकेतिक भाषा हो गई है, जिसका अब प्रयोग बहुत कम होता है। मुख्य रूप से लिखित भाषा और मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। भाषा बनती कैसे है? भाषा संस्कृत भाषा के भास धातु शब्द से बनी है, जिसका अर्थ है चमकना या बोलना। भाषा एक निश्चित ध्वनि चिन्हों या निर्धारित सार्थक ध्वनि चिन्हों से बनती है। जैसे देखो, ये हमने लिख दिया, ये एक ध्वनि चिन्ह है, लेकिन ये निरर्थक ध्वनि चिन्ह है, इसका कोई उपयोग नहीं है। और ये है आपका सार्थक ध्वनि चिन्ह। ये ध्वनि चिन्ह है, इसको हम वर्णमाला का पहला अक्षर बोलते हैं, व्यंजन का क। ये हो गया ध्वनि चिन्ह की भाषा की पहली इकाई। भाषा की पहली इकाई
अक्षर होती है। वर्ण, वर्ण की ये विशेषता होती है वर्ण को विभाजित नहीं किया जा सकता है। भाषा अपने में एक वर्ण पूर्ण अक्षर है, इसका भाग नहीं किया जा सकता, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ये अपने में स्वतंत्र होता है। कई वर्णों को मिल करके शब्द बनता है। हिंदी भाषा में या किसी भी भाषा में सार्थक वर्णों के मेल को ही शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखना चाहेंगे, जैसे हमने लिख दिया कमल, तो इसमें क प्लस म प्लस ल, हमने 3 वर्ण मिलाए और मिल करके शब्द बना कमल। लेकिन अगर यही शब्द इस तरह लिखा होता मकल, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, अर्थात ये निरर्थक शब्द है, अतः ये गलत शब्द है, ये सही शब्द नहीं है। अतः आप नोट कर सकते हैं कई वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं जिनका जिन वर्णों का अर्थ निकलता हो। हिंदी भाषा में निरर्थक शब्दों पर विचार नहीं किया जाता है। फिर तीसरा है वाक्य, प्रमुख सोपान, वर्ण, शब्द और वाक्य। कई शब्दों से मिल करके वाक्य बनता है, या इस तरह भी देख सकते हैं, कई शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। जैसे राम जाता है, शब्दों के भी उदाहरण लिख रही हूँ, जैसे कमल, नमक, कटहल आदि कुछ शब्दों के उदाहरण हैं। वर्ण को विभाजित नहीं किया जा सकता है, और वर्ण जैसे अ, ई, क, ख आदि वर्ण हैं। तो बच्चों, हमने समझ लिया भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है
जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव व विचार दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं एवं दूसरों के भाव व विचार समझते हैं। भाषा मुख्य रूप से बताई जाती है तीन प्रकार की बताई जाती है। लिखित भाषा। लिखित भाषा हम उसे कहते हैं जब हम अपने मन के भाव या विचार लिख करके दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं या दूसरों के लिखे हुए भाव या विचार खुद पढ़ते या समझते हैं। मौखिक भाषा। जब हम अपने मन के भाव या विचार बोलकर दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं या दूसरों के मन के भाव या विचार सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा का तीसरा रूप सांकेतिक भाषा भी है। जब हम अपने मन के भाव या विचार संकेतों के माध्यम से दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। भाषा के तीन मुख्य खंड हैं: वर्ण, शब्द, वाक्य। वर्ण को विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये अपने में एक पूर्ण स्वतंत्र इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। जैसे अ, इ, क, अ आदि वर्ग हैं। शब्द। कई वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, जिन वर्णों का अर्थ निकलता है, जैसे कमल, नमक, कटहल आदि। हिंदी भाषा में निरर्थक शब्दों में हम कोई विचार नहीं करते हैं। जैसे कमल तो एक सार्थक शब्द है, लेकिन मकल का कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए मकल कोई शब्द नहीं है। वाक्य। कई शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, जैसे राम जाता है, वह खाता है, सीता गाती है आदि। अब हम समझते हैं भाषा एवं लिपि। किसी भी भाषा को लिखने के लिए हम जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसे लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए सार्थक ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उसे लिपि कहते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रमुख भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपनी भाषा या अपनी राष्ट्रभाषा पर आते हैं, हिंदी। हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं।
अंग्रेजी। अंग्रेजी को हम रोमन लिपि में लिखते हैं। पंजाबी। पंजाबी को हम गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं। या फारसी, इसे उर्दू लिपि में लिखते हैं। संस्कृत। संस्कृत भाषा को भी देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। संस्कृत को देव भाषा भी कहा गया है, यानी देवताओं की भाषा। संस्कृत की भाषा के बराबर शुद्ध और परमार्जित भाषा हमारे विश्व में अभी दूसरी नहीं है। संस्कृत को विद्वानों ने कंप्यूटर में भी डाल करके देखा और इसमें कोई भी त्रुटि नहीं पाई गई है। अब हम देखते हैं भाषा और बोली। बच्चों, सुनने में ये शब्द समान लगते हैं और प्रायः कोई इनमें खास अंतर नहीं होता है। पढ़ाई की दृष्टि से या अध्ययन की दृष्टि से ही इसमें अंतर मिलता है। भाषा और बोली में प्रमुख अंतर ये होता है कि भाषा का अपना एक साहित्य होता है, समृद्ध साहित्य भाषा का होता है, जबकि बोली का अपना कोई साहित्य नहीं होता है। भाषा एक निश्चित क्षेत्र में या सीमित क्षेत्र में जो बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं, और जो असीमित क्षेत्र में या विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा की व्याकरण होती है, जबकि बोली की कोई अपनी व्याकरण नहीं होती। भाषा भी कई प्रकार की होती है, जैसे मातृभाषा, और राष्ट्रभाषा। मातृभाषा हम उस भाषा को कहते हैं जो हमें जन्मजात रूप से मिलती है या जिसे हमें सीखने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, वो हमें स्वतः आ जाती है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में अवधी भाषा बोली जाती है, प्रायः घरों में अवधी भाषा बोली जाती है। तुलसीदास जी ने रामायण की जो रामचरितमानस की रचना की थी, उसका एक सशक्त उदाहरण है कि रामचरितमानस अवधी भाषा में ही लिखी गई है। अर्थात मातृभाषा उस भाषा को कहा जाता है जो घर में या हमारे परिवेश में, समाज में, आसपास के परिवारों में बोली जाती है, जिसे हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। यदि व्यक्ति किसी दुख में या बहुत ही हर्ष में हो तो उसे अपनी मातृभाषा ही याद आती है। राष्ट्रभाषा, हर देश का अपना संविधान होता है, उसके अपने नियम होते हैं। जिस भाषा में हमारे देश का कामकाज किया जाता है, लिखा जाता है, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारे संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। वैसे तो भाषा के कई रूप हैं, जैसे क्षेत्रीय भाषा, प्रादेशिक भाषा या अंतर्राष्ट्रीय भाषा। आजकल आप वर्ल्ड लेवल पर कहीं भी चले जाएं तो इंग्लिश के नॉलेज के अभाव में आप कहीं भी विश्व में दूसरे देश में नहीं जा सकते हैं, या जा भी सकते हैं तो आप अपने मन के भाव या विचार उतनी आसानी से, सरलता से या सुगमता से दूसरों के सामने नहीं रख पाते हैं। अपने यहाँ प्रदेश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे उत्तरांचल के राज्यों में बिहार, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का ही ज़िला है, और इधर के जो राज्य है इनमें सब में भोजपुरी बोली जाती है। ये वहाँ की आंचलिक भाषा है। इधर अवधी भाषा बोली जाती है। बाकी मगही, मैथिली आदि भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं हैं। तमिलनाडु
कि उधर आप चले जाइए वहाँ तमिल भाषा का प्रयोग किया जाता है। पश्चिम बंगाल राज्य में आप चले जाइए वहाँ बांग्ला भाषा का प्रयोग किया जाता है। आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा जो है, वहाँ की जो राज्य भाषा है वो मराठी है। वहाँ के जो की आम जो जनमानस है वो मराठी भाषा का प्रयोग करती है। आप घर पर जब बैठें, घूमने में समय न निकाल करके बच्चों, आप अपने नोट्स अच्छे से बनाना भी शुरू कर सकते हैं। किसी भी टीचरों के द्वारा जो भी पाठ्य सामग्री आपको प्रस्तुत की जाती है उसे आप स्वच्छ और सुंदर लेख के द्वारा घर पर अपने नोट कर सकते हैं और जान समझ सकते हैं।